बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि लाहौर रेप केस, गैर मुल्की ख़वातीन वाला मामला, इसहाक डार और फैमिली को ले डूबा है। इसहाक डार को ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है। उनकी जगह पर कौन तैनात होगा, वज़ारत ख़ारजा किसके हिस्से में आएगी, अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नून लीग के अंदर बगावत फूट पड़ी है। एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार जो लीगी रहनुमा हैं उन्होंने मरियम नवाज़ के अगेंस्ट बगावत कर दी है। और आप यूँ समझें कि ना सिर्फ नून लीग बल्कि इस सिस्टम के अंदर से भी बगावत फूट पड़ी है और इस सिस्टम के अगेंस्ट बाकायदा तौर पर जो बयानिया है ना वो भी बनना शुरू हो चुका है। वैसे तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान के हवाले से ही अभी जो मीडिया ट्रायल है ना वो शुरू हुआ है। हालांकि आज से कुछ दिनों से पहले मरियम नवाज़, शरीफ ख़ानदान फैमिली के हवाले से, नून लीग के हवाले से मीडिया के ऊपर चीज़ें नहीं चलती थी। तो जाहिर सी बात है जब मीडिया में बयानियाँ बनना शुरू हो जाए, पहले नून लीग और अब सिस्टम के अगेंस्ट, तो फिर आप समझिए मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसे सिर्फ शहबाज नहीं बल्कि मरियम नवाज़ जो है उनकी भी छुट्टी होने जा रही है। फिर इसके साथ ही आगे एक और ख़बर भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो राब्ता है वो हुआ है और अमेरिका ईरान तनाजुर में ये जो राब्ता है ना वो हुआ है। वाज़ेह रहे कि ये जो दोबारा से झड़पें हुई हैं या दोबारा से एक दूसरे की तरफ जो हमले किए जा रहे हैं ईरान और अमेरिका, इसमें जो कतर है ना इस मामले में, जो कि सालिस था, पाकिस्तान भी सालिस था, तो कतर अब पीछे हो गया है। तो इसलिए पाकिस्तान की सालसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फील्ड मार्शल साहब का क्या रब्ता हुआ है, अहम तरीन तफसीलात हैं। इसके साथ ही ईरान और अमेरिका का जो मामला है इसमें कैसे जो जर्मनी है वो भी कूद पड़ा है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो नाज़रीन आपके साथ जो शेयर करनी है ना वो है इसहाक डार के मामले पर। खबर क्या है, खबर ये है, और मैं क्रेडिट भी देता चलूँ, ये सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद मितला साहब, इनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है और ये बड़ा दावा करते हैं। दावा क्या किया गया है, अहम खबर, इसहाक डार को हटाने का फ़ैसला हो चुका है। ये फ़ैसला नवासे का गैंग रेप और अगवा बराए तावान का स्कैंडल आने से काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये स्कैंडल आया तो फिर उसके बाद जो मीडिया ट्रायल है ना वो शुरू हुआ और जो दबाव था ना वो बढ़ा। हटाए जाने की वजूहात की बहुत सारी कहानियां हैं, वक्त मिलता है तो सुनाऊंगा। मोहसिन नकवी और एक साबिक बड़े ओहदेदार उम्मीदवार हैं, 80% कह लें चांस मोहसिन नकवी के वज़ीर ख़ारजा बनने के हैं। दूसरे उम्मीदवार के इम्कानात 20% हैं, लेकिन काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर ख़ारजा ना बना तो नई काबीना में वज़ीर ज़रूर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये दो खबरें दे रहे हैं। पहली खबर ये कि इसहाक डार फारिग होने जा रहे हैं और उनकी जगह पर 80% चांस है कि मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा बन जाएंगे। और दूसरी खबर ये है कि जो दूसरा उम्मीदवार है मोहसिन नकवी के साथ का, वो भी बड़ा तगड़ा बंदा है। अगर उसको वज़ारत ख़ारजा नहीं मिलती तो नई काबीना में ज़रूर वो वज़ीर बन जाएगा। नई काबीना से क्या मतलब, नई काबीना तो तब बनेगी ना जब नया वज़ीर आज़म आएगा और फिर उसके बाद नई काबीना आएगी, या कोई नया सेटअप आएगा, या कोई कौमी हुकूमत आएगी, जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं काफ़ी अरसे से। सुहेल उड़ाइच जो हैं वो एक मरतबा फिर से उन्होंने कॉलम लिख दिया और वो कहते हैं जी कि मैं तो अपना जो दावा है उनका वो तो उसके ऊपर कायम है जी, कि जो जी का जाना है वो ठहर गया है। तो दो खबरें हैं जिसके अंदर, और नई काबीना के अंदर वो भी होंगे। अब नाज़रीन दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम मेरा गुमान यह है कि फैसल वावड़ा का नाम है, क्योंकि फैसल वावड़ा ने जब इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करना शुरू की ना तो उनके हवाले से भी काफ़ी जो गुफ्तगू थी वो होना शुरू हुई और ये बताया गया, इवन के नून लीग जो है वो ख़ुद ये क्लेम करती रही, नून लीग की तरफ से ये चीज़ें सामने आती रही कि मोहसिन नकवी ख़ुद वज़ीर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन सके, इसलिए वो ये सारी जो बातें हैं ना वो कर रहे हैं। इस किस्म की जो गुफ्तगू थी वो उनके हवाले से हुई। बहरहाल मेरा ये गुमान है कि मोहसिन नकवी जो हैं अगर उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया जाता है तो वज़ीर दाखिला जो फैसल वावड़ा है ना उनके इम्कानात हैं कि वो फिर वज़ीर दाखिला बन सकते हैं। तो ये जी खबर है, और इसहाक डार का जो बिस्तरा है ना वो गोल हो चुका हुआ है। और दूसरी तरफ जो मामला है रज़ा डार केस का, तो इसमें आपको बताता चलूँ मुलजिमान को मज़ीद रिमांड के ऊपर अदालत ने दे दिया है, तो उनसे अभी तफ्तीश चल रही है। तफ्तीशी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। ज़ाहिर सी बात है उसमें जब तक जिस्मानी रिमांड चलता रहेगा तब तक तो चीज़ें चलती रहेंगी। जब
हतमी हो जाएगा कि अब हमें मज़ीद रिमांड नहीं चाहिए। फिर उसके बाद रिपोर्ट वगैरह भी पेश की जाती है अदालत में कि ये देखें जी हमने तफ्तीश की और ये सबूत वगैरह सारे हैं। तो तब इस केस का जो वो तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आएगी उससे पता चल जाएगा कि इस केस में फ़ैसला क्या होने जा रहा है या ये केस क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक मतलब आप यूँ समझे कि 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए। मुझे तो इतना अंदाज़ा हो जाता है कि जब रिपोर्ट सामने आती है, सबूत और चीज़ें सामने आती है, तो उससे ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अब ये मतलब है कि किस तरफ जो केस है ना वो जाएगा। तो रज़ा डार का क्या बनेगा, अली डार का क्या बनेगा, उस तफ्तीशी रिपोर्ट के ऊपर सारा कुछ मुनहसिर है और उन सबूतों के ऊपर मुनहसिर है जो कि फिर पुलिस की जानिब से बाद में अदालत में पेश किए जाते हैं। बहरहाल इसहाक डार का जो बिस्तरा है ना जी वो गोल हो चुका है। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर आपको देता चलूँ, और ख़बर ये है कि नून लीग के अंदर बगावत फूट चुकी है मरीम नवाज़ के अगेंस्ट, और एक के बाद एक लीगी रहनुमा जो हैं वो मरीम नवाज़ के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं और उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर दिया गया है। यानी सिर्फ शहबाज नहीं बल्कि मरीम नवाज़ जो है उनकी भी छुट्टी होने जा रही है। कैसे जी? शहबाज शरीफ का तो आपको बता दें जी, नई काबीना, तो नई काबीना का मतलब तो यही है ना, फिर ऊपर से फारक नई कोई हुकूमत आएगी। दूसरा मामला ये है कि मलिक अहमद ख़ान जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उनका और मरीम नवाज़ का पहले क्लैश हुआ और फिर उस क्लैश के नतीजे में क्या हुआ कि मरीम नवाज़ को फिर झुकना पड़ा, ठीक है। और 2 मरतबा, एक हफ्ते में 2 मरतबा उनकी मुलाकात हुई स्पीकर पंजाब असम्बली से। और ये वो स्पीकर पंजाब असम्बली है जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी नहीं थी कि ये स्पीकर बने, स्पीकर उन्होंने किसी और को बनाना था। लेकिन जाहिर सी बात है, जो ताकत का मरकज़ है ना, तो वहाँ से जब मंजूरी होती है तो फिर नवाज़ शरीफ या बाकी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको भी तो लाने वाले फिर वो ताकत का मरकज़ ही है ना। फॉर्म 47 के ऊपर ये बैठे हों तो ये कैसे आंखें जो हैं वो दिखा सकते हैं। तो बहरहाल नून लीग के अंदर अब ये चल रहा है कि हमें अब इनकी क्या ज़रूरत है, ये मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ वगैरह, शहबाज शरीफ वगैरह जो है, इनका तो वोट अब है कोई नहीं, असल ताकत का मरकज़ तो दूसरी तरफ है। तो हम भी उसी ताकत के मरकज़ के साथ जुड़ते हैं, फॉर्म 47 पर ही आना है, तो इनके साथ मिलने की हमें क्या ज़रूरत है, इनकी तारीफ़ें करने की क्या ज़रूरत है। अब एक और मामला ये आया है कि KPK में जो नून लीग है उनकी जानिब से जी क़यादत के ऊपर सवाल उठा दिए गए हैं। बल्कि ये लीगी MPA हैं, इनकी जानिब से ये कल स्टेटमेंट दी गई है। ये कहा गया है कि नून लीग को ये भी नहीं पता कि KPK में नून लीग के कितने अरकान हैं। यानी कि ये अपनी क़यादत के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं कि हमारा क्या मामला, आपको ये भी नहीं पता कि हमारे अरकान कितने हैं KPK में, ठीक है। ऐसी बात जब फॉर्म 47 भी सारे आएंगे तो फिर कैसे मालूम होगा। दूसरा वो ये बात करते हैं कि कल रात हमें किसी ने शोकाज नोटिस जारी किया, नोटिस के लिए कोई ओहदा या कैपेसिटी होनी चाहिए। अच्छा, उनको जी किसी मामले के ऊपर शोकाज नोटिस हुआ नून लीग के अंदर से, तो उन्होंने कहा जी किस चीज़ का जो शोकाज नोटिस है, इसके लिए कोई कैपेसिटी, कोई ओहदा भी होना चाहिए। इस शोकाज नोटिस को उन्होंने मानने से इनकार किया, बल्कि इसके ऊपर वो भड़क पड़े। अब इशारा क्या है कि आपके शोकाज नोटिस को कौन खातिर में लाता है, और ये थोड़ी सी हैंकी पैंकी करने दें नून लीग को, तो इनके भी पाँव तले ज़मीन ऐसे निकलेगी और फिर इनको पता चलेगा। ज़ाहिर बात है, जो फॉर्म 47 वाले हैं, तो ये जितने भी सारे फॉर्म 47 पे आए हैं वो नून लीग के साथ तो नहीं होंगे ना, जो असल फॉर्म 47 वाले उन्हीं के साथ ही होंगे ना जहाँ पर ताकत का मरकज़ है। तो नून लीग वालों को अब ये इदराक हो चुका हुआ है कि इनके पीछे खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे ही जो सिस्टम है ना उसकी तब्दीली के लिए भी आवाज़ें बेशुमार उठ रही हैं। वाज़ेह रहे कि जब भी मीडिया ट्रायल शुरू होता है, मीडिया के ऊपर बयानियाँ बनना शुरू होता है, तो वैसे ही नहीं होता। आप देखें, इतने अरसे में नून लीग के अगेंस्ट कोई खबरें नहीं आती थी, अचानक से क्यों ये आना शुरू हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है पीछे कुछ है, और ये चीज़ तब होती है जब जी का जाना वाकई ठहर जाए, तब ये मामला होता है। जुलाई का आज 10 तारीख हो गई है, और जुलाई के एंड तक आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं ना वो होंगी। सिर्फ नून लीग नहीं, बल्कि अब ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के हवाले से भी एक बयानिया बनना शुरू हो चुका हुआ है। और ये मैं आपको वाज़ेह बताता चलूँ कि इस वक्त एक तो पार्लिमानी सिस्टम है, और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी हैं जी कि इसको सदारती सिस्टम में तब्दील करके ऊपर एक सदर जो है वो बैठेगा, और नीचे से जो सिस्टम है ना वो इस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर पार्लिमानी वजह सदारती आ जाता है तो इन सियासी जमातों का फिर क्या होगा, इनके कान तो खड़े होंगे ना। तो ख़बर यह है जी कि मुफ्ती तकी उस्मानी, बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जो मामलात है ना ये नाजायज़ हैं, यानी कि इनको उन्होंने नाजायज़ करार दिया है। तो अब क्रिप्टो करेंसी जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, कौन सी एलीट के साथ जुड़ी हुई है, और फिर जाहिर सी बात है ट्रंप के साथ जुड़ी हुई है। तो जब वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के जिनके इनसे मफादात जुड़े हुए हैं वो तो इनसे खुश नहीं होंगे कि यार इन्होंने ये बात कर दी, अब हम जो है वो क्या करेंगे। तो ये असल में क्या है, सिस्टम के अगेंस्ट एक जो बात है वो चल पड़ी, और जाहिर सी बात है सिस्टम के अगेंस्ट किस तरह से जो बात है वो की जा सकती है, ऐसे ही नहीं की जा सकती। जब वो की जाए तो फिर उनके ख़िलाफ़ जब बयानियाँ बने, तो
क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी जो हैं एक बड़ा नाम है और उनकी जानिब से जो बात है ना वो की गई है। फिर इसके साथ ही आप ये देखें कि ये भी बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ पार्लिमानी जो निज़ाम है ना, या ये जो है वो नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह जो सदारती निज़ाम है ना वो होना चाहिए था। और अगर सदारती निज़ाम ठीक होता है तो फिर इस पार्लिमानी निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देख लें कि इस पार्लिमानी निज़ाम के बेनिफिशरीज कौन है, ये जो इसका सारे फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर पहले नून लीग के अगेंस्ट सुना, फिर ये पार्लिमानी निज़ाम के अगेंस्ट फिर बातें आना, और इससे पहले सदारती निज़ाम के हवाले से चीज़ें आना। बल्कि वो डॉक्टर दानिश हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनकी जानिब से मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ा कि उन्होंने क्या ट्वीट की थी, लेकिन उन्होंने भी सदारती निज़ाम की तरफ जो इशारा था ना वो किया था और कहा था कि ये जो 28वीं या 29वीं तरमीमें वगैरह आएंगी इनमें इसी किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो होंगी। और फिर आप दूसरी तरफ ये देखें कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण वो 28वीं तरमीम के हवाले से ये कहते हैं जी कि वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, और जब वो आएगी तो मुशावरत के साथ आएगी। तो अब इसका क्या मतलब है कि एक तो वो 28वीं तरमीम की इस तरह से जो अभी एक सारा मंजरनामा मेरे सामने आ रहा है, एक तो ये जी कि 28वीं तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसके दरमियान रेजिस्टेंस है कि नहीं ये ना आने दें, और दूसरा ये कहा जा रही है कि अच्छा आप लेकर भी आते हैं क्योंकि हम तो अब फॉर्म 47 पर है, तो कुछ जो मुशावरत है वो तो हमसे होनी चाहिए। नहीं तो बजट से पहले 28वीं तरमीम के हवाले से बातें चल रही थी जी कि जो 28वीं तरमीम है ना वो आ जाएगी, लेकिन अभी तक आप देखें 28वीं तरमीम नहीं आई, और अब तो बिल्कुल बात होना भी बंद हो गई है 28वीं तरमीम पर। तो एकदम से ही आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं ना वो होंगी और 28वीं भी होगी, और फिर वो जो ताकत का मरकज़ है ना जब वो करेगा तो फिर ये नून लीग जो है वो इनके सामने रजिस्ट नहीं कर पाएगी। इससे पहले ये कौन सा रजिस्ट कर पाए हैं, ये तो इमरान खान साहब है जो कि आज भी अडयाला जेल में मौजूद है और वो अपने नज़रिए और अपने असूल के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ, ईरान और अमरीका इंतहाई तशवीशनाक जो सूरत हाल है वो बन चुकी है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो वो अपना हरमुज़ को बंद कर देंगे। दूसरी तरफ अमरीका जो है वो मुसलसल हमले भी कर रहा है ईरान पर। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि कतर और पाकिस्तान दो सालिस मुल्क थे, लेकिन कतर के जो जहाज़ थे उनको निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। और ईरान का ये मौक़िफ़ है कि अमरीका एक मुतबादिल जो रास्ता है अब नए हरमुज़ से वो बना रहा था, जिसकी वजह से इन जहाज़ों को निशाना बनाया गया और इन्होंने खिलाफ वर्जी की, क्योंकि जो रास्ते हमने इनको दिए हुए थे उन रास्तों से ये नहीं गुजरे। और जाहिर सी बात है जो टूल टैक्स था वो भी देना पड़ता था, तो जब आप मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करेंगे टूल टैक्स नहीं होगा और फिर हमारा चूँकि इसके ऊपर कंट्रोल है तो आप हमारे बगैर कैसे एक जो मुतबादिल रास्ता है वो तलाश कर सकते हैं। तो साफ साफ जाहिर है जी कि जो MIU था, जो मामला तय हुए थे उसकी जो खिलाफ वर्जी थी वो की गई। तो फिर ईरान ने जो निशाना है वो बनाया, लेकिन इस पर कतर का रद्द-ए-अमल आया और उसने ईरानी सफ़ीर को बुलाकर जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया। तो यहाँ से बुनियादी तौर पर जो मामला वो शुरू हुआ। फिर अमेरिका की जानिब से अच्छे खासे जो हमले हैं वो किए गए, कोई सैकड़ों जो हमले हैं ना वो अमेरिका ने दागे हैं ईरान पर। मुख्तलिफ़ जगहों को ईरान में निशाना बनाया है, लेकिन इस वक्त ईरान जो है वो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनकी जो जनाजा और तदफीन वगैरह है इन मामलात में वो जो रसूमात हैं उनमें मसरूफ़ हैं। तो उस तरह से रद्द-ए-अमल तो नहीं आ रहा, लेकिन रद्द-ए-अमल ज़रूर आया है। और ख़ित्ते में मौजूद कुवैत और कतर में जो अमरीकी अड्डे वगैरह हैं उनको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया और ईरान ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम मज़ीद सख्त जो कार्रवाई है वो अमरीका के अगेंस्ट करेंगे। बहरहाल इसी ज़मन में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका रब्ता हुआ है ईरान के जो अहम लीडर हैं अब्बास अरागची, इनसे रब्ता हुआ है और ख़ित्ते की जो सारी सूरत हाल है उस हवाले से जो डिस्कशन है ना वो हुई है। ये नहीं कि जी ये एक हतमी फ़ैसला शायद कर लिया गया है या इसमें एक मरतबा फिर से अब पाकिस्तान जो सालसी का रोल है वो प्ले करने जा रहा है। पहले भी सालसी करवाई और इस मरतबा पाकिस्तान के ऊपर मतलब है कि डबल वो बोझ इसलिए पड़ गया है कि कतर का अब मालूम नहीं कि वो सालसी में होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनके जहाज़ को निशाना बनाया गया है। लेकिन अभी तक ये खबर कोई नहीं आई कि कतर ने कोई ईरान से रब्ता किया हो इस मामले में। लेकिन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो इम्पोर्टेंट रब्ता है वो हुआ है। सारी खित्ते की जो सूरत हाल है वो डिस्कस की गई है। अब खित्ते की सूरत हाल क्या डिस्कस की गई होगी, ज़ाहिर सी बात है ये सवाल पूछा गया होगा कि असल में मामला कहाँ से शुरू हुआ, क्यों जहाज़ों को जो निशाना है वो बनाया गया। तो ईरान ने अपनी उसमें जो कि वो पब्लिकली अपना मीडिया के ऊपर भी उनका मौक़िफ़ सामने आ गया है, वो मौक़िफ़ सामने रखा गया होगा कि ये सूरत हाल हुई जिसके बाद जहाज़ों को जो निशाना है ना वो बनाया गया है। तो बहरहाल ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रब्ता हुआ है। इसके साथ ही अब दुनिया भी इस मामले में बोलना शुरू हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी जब अब नए हरमुज़ के रास्ते बंद हुए थे, रिज़र्व ख़त्म हुए थे, तो एक थरथरी मच गई थी। माशरतें जो हैं वो बड़ी बड़ी तगड़ी जो माशरतें हैं वो तबाही की तरफ जाने लग पड़ी थी। तो इसलिए जी अब ये जर्मनी की जानिब से रब्ता किया गया है नेतन्याहू से
और ये कहा गया है कि जो अमेरिका और ईरान की एक डील हुई है, जो MOU हुआ है, वो आपके हक में बेहतर है, वो आपके मफाद में है, इसलिए उस मुआहदे को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आप देखें कि जर्मनी जो है वो नेतन्याहू से रब्ता करके कह रहा है भाई क्या इन हमलों के पीछे नेतन्याहू है। तो जाहिर सी बात है, इससे भी साफ ही जाहिर होता है कि अमेरिका में जो है वो किसकी लॉबी तकड़ी है या किसका ज़्यादा कंट्रोल है, और अमेरिका जो है वो असल में क्यों ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। जाहिर सी बात है, जो एक ग्रेटर के अज़ाइम है उस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ जो है वो चल रही हैं। असल पीछे मकसद तो वही है ना, सबको उस हवाले से मालूम भी है। तो अब दोबारा से ये मुतहरिक तो हो रहे हैं, जर्मनी मुतहरिक तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो नेटो है, नेटो ने क्या किया है कि उसने अमेरिका के साथ फिर से जो दिफाई मुआहदे हैं वो कर लिए हैं, और ऊपर से ट्रंप ने जो MOU किया था, इसके बाद जो यूरोप के ऊपर दबाव आ रहा था स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से, क्योंकि उनके रिजर्व्स ऑयल के ख़त्म हो रहे थे, तो वो जो रिजर्व्स थे वो दोबारा भर लिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, फौरी तौर पर शायद नेटो या दीगर यूरोपियन की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है वो ना आए, और ना ही फौरी तौर पर उनके ऊपर दबाव पड़े। तो इसलिए जी अमेरिका मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल से ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि 2-3 महीने अब मज़ीद उनको मिले, और भरपूर सख्त जो कार्रवाइयाँ हैं वो ईरान के ऊपर यहाँ पर वो करना चाहते हैं। बहरहाल ईरान ने भी क्या काम किया है, उन्होंने भी MOU को मुअत्तल कर दिया है, और दूसरा उन्होंने कुछ जो जहाज़ थे वो भी अबनाए हरमुज़ से वापस भिजवाए हैं। अबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद तो नहीं किया गया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कंट्रोल अभी तक उसका ईरान के पास ही है। अब ये है जी कि ये बंद ना हो, अगर ये बंद हो जाता है ना तो फिर उसके बाद खित्ते में जो माशी तौर पर जो सूरत हाल बनेगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पे बनेगी, अभी भी 300 रुपये लीटर है पेट्रोल, तो ये फिर 500-600 तो फिर और भी ज़्यादा बन जाएगा। बल्कि अभी भी आलमी मार्केट में जो कीमतें हैं ना वो 5 से 10% जो कीमतें हैं ना, क्योंकि परसों तक रिपोर्ट रहा था 5%, तो ज़ाहिर सी बात अगर मज़ीद बड़ी हुई या चले 10% नहीं भी करे तो 5% जो कीमतें हैं ना वो बढ़ चुकी हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है इम्पैक्ट यहाँ पर आया भी है। तो अगर ये बंद होता है ना तो पेट्रोल या ऑयल की जो कीमतें एक मरतबा फिर से बढ़ेंगी, और फिर उसके बाद देखेंगे एक मरतबा फिर से जो दुनिया की माशतें हैं ना वो हिलेंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहरहाल ये आज कुछ शाम तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।